हेलो दोस्तों, मैं मुकेश प्रजापत आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस जनरल साइंस एंड 10th क्लास साइंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से मैं जनरल साइंस की क्लासेस प्रारंभ करने जा रहा हूं। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा, मुख्य टॉपिक वो रहेगा मानव रोग। और इस मानव रोग को पढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं मानव रोग। और मानव रोगों को पढ़ने से पहले हमें चार प्रमुख बातों को जानना जरूरी है कि वो फैलते कैसे हैं रोग, ठीक है ना। संक्रमण कैसे होता है, रोगाणु क्या होते हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, जो प्रमुख बातें हैं, उन बातों में पहला प्रमुख पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा स्वास्थ्य। तो देखिए कि स्वास्थ्य क्या होता है, कि स्वास्थ्य हमारे शरीर की वह अवस्था होती है जिसमें शरीर जो होता है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और कार्यकीय रूप से पूर्णतया क्या रहता है, स्वस्थ रहता है या सही रहता है। किस किस रूप से, देखिए दोस्तों, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और कार्यकीय रूप से पूर्णतया क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, पूर्णतया स्वस्थ। तो वो क्या कहलाता है, अपना स्वास्थ्य कहलाता है। दूसरा पॉइंट जो है वो होगा रोग। देखिए, रोग शरीर की वह अवस्था होती है जिसमें जो संक्रमण होता है वो दोषपूर्ण आहार से हो जाता है, आनुवंशिक कारणों से हो जाता है और पर्यावरणीय कारणों से हो जाता है। तो देखिए कौन कौन से बताए मैंने आपको कि जो संक्रमण होता है, संक्रमण वो होता है दोषपूर्ण आहार से, आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय कारणों से। तो जब शरीर रोगग्रस्त हो जाता है इन सब कारणों से, तो हमारे शरीर की जो कार्यकीय प्रणाली होती है वो प्रभावित हो जाती है और या हम कहें कि अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है। तीसरा पॉइंट जो है वो है अपना रोगाणुगमन। कि रोगाणु किस प्रकार हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। तो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं जलीय माध्यम, हम यहाँ इसको माध्यम भी कह सकते हैं, माध्यम। तो वो माध्यम देखो, जैसे जलीय माध्यम, वायवीय माध्यम और भोजन का माध्यम। तो ये माध्यम होते हैं। फिर बात आती है, हमने कर ली कि स्वास्थ्य, रोग, रोगाणुगमन और अब आएगा अपना रोगाणु, या हम कहे कि संक्रमण, कि वो फैलता किससे है, ठीक है। तो संक्रमण में जो रोगाणु होते हैं, रोगाणु वो क्या करते हैं, वो सुग्राही पोषी में भेदन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं दोस्तों, भेदन कर जाते हैं और वहां पर स्त्रीकरण करके वहां पर वृद्धि करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं दोस्तों, वहां पर वृद्धि करने लग जाते हैं। तो क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। तो आज दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य हमारे शरीर की वह अवस्था होती है जिसमें शारीरिक, मानसिक और कार्यकीय रूप से शरीर क्या रहता है, पूर्णतया स्वस्थ होता है या सही होता है। जबकि रोग शरीर की वह अवस्था होती है जिसमें संक्रमण जो होता है वो दोषपूर्ण आहार से, आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय कारणों से होता है, जिसके कारण जो शरीर की कार्यकीय प्रणाली होती है उसके कारण अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है रोगाणुगमन की माध्यम। कौन सा होगा, रोगाणु को प्रवेश करने का वो जलीय माध्यम हो सकता है
वायवीय माध्यम हो सकता है, भोजन का माध्यम हो सकता है, आदि माध्यम हो सकते हैं। फिर है कि संक्रमण की रोगाणु जो होते हैं वो या हम कहें कि पैथोजन जो होते हैं वो किस प्रकार हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सुग्राही कोशिका दो या कोशिका उसके अंदर वो क्या कर जाते हैं, भेदन यानी कि प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर स्थिरीकरण करके वहां पर वो क्या करने लग जाते हैं, वृद्धि करने लग जाते हैं, या हम कहें कि वहां पर वो पोषण प्राप्त करने लग जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट हुए। अब हम चलते हैं मानव रोगों की तरफ। तो दोस्तों आप इनको साथ साथ में उतारते भी रहिएगा, मैं अब इनको मिटाने जा रहा हूं। तो देखिए मानव रोग को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कि संचरणीय रोग, दूसरा असंचरणीय रोग और तीसरा आनुवंशिक रोग। देखिए दोस्तों, जो संचरणीय रोग होते हैं इनको संक्रामक रोग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से रोगों के नाम से? संक्रामक रोग। और असंचरणीय रोग है, इनको असंक्रामक रोगों के नाम से भी जाना जाता है। असंक्रामक रोग। और जो आनुवंशिक रोग होते हैं वो आनुवंशिक त्रुटि व शारीरिक अनियमन के कारण होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैंने बताया कि मानव रोगों को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में, संचरणीय, असंचरणीय और आनुवंशिक रोग। तो संचरणीय रोगों को क्या कहा गया? संक्रामक रोग। असंचरणीय को असंक्रामक रोग। और आनुवंशिक रोग जो होते हैं किस कारण होते हैं? आनुवंशिक त्रुटि और शारीरिक अनियमन के कारण होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे संचरणीय रोग। तो देखिए संचरणीय रोगों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सहसंजक देखो पहला संसर्ग, दूसरा असंसर्ग और तीसरा रुधिर द्वारा संचरणीय रोग। तो दोस्तों संसर्ग, असंसर्ग और रुधिर द्वारा संचरणीय रोग में देखो कि संसर्ग जो होते हैं वो सीधे संपर्क में आने पर फैलते हैं। सीधे संपर्क में आने पर फैलते हैं। सीधे संपर्क में अगर हम कोई भी रोगी व्यक्ति है उसके सीधे संपर्क में आ जाए तो हमें ये रोग हो जाएगा। और असंसर्ग में क्या होगा कि अगर हम किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में नहीं भी आते हैं फिर भी हमें वो रोग हो जाता हो, यानी कि बिना संपर्क में आए भी ये रोग हो जाता है। बिना संपर्क में आए फैलते हैं। अब देखिए इनके उदाहरण। जो संसर्ग है उसका एग्जांपल आप ले सकते हो पॉक्स, सिफिलिस और असंसर्ग के अंदर आप ले सकते हो मलेरिया, टीबी। इसके एग्जांपल है मलेरिया, टीबी, जुकाम आदि। और जो रुधिर द्वारा संचरणीय रोगों के हैं तो उसके एग्जाम्पल है एड्स, हेपेटाइटिस। तो दोस्तों
ये देखिए आपके सामने चार्ट बना है कि मानव रोग कितने भागों में विभाजित किया हमने, 3 भागों में। कौन कौन से? संचरणीय, असंचरणीय और आनुवांशिक रोग। संचरणीय रोगों को क्या नाम दिया गया? संक्रामक रोग। असंचरणीय को असंक्रामक रोग कहा जाता है। और संचरणीय रोगों को कितने भागों में विभक्त किया? 3 भागों में, संसर्गजन्य, असंसर्गजन्य और रुधिर द्वारा संचरणीय रोग। तो इसके अंदर संसर्गजन्य जो होते हैं उसके अंदर रोग कैसे फैलते हैं कि रोगी व्यक्ति जो होता है अगर हम उसके संपर्क में डायरेक्टली आ जाते हैं तो हमें ये रोग हो जाता है। और उसका एग्जांपल क्या है? पॉक्स है, सिफिलिस है। फिर असंसर्गजन्य में कि हम रोगी व्यक्ति के संपर्क में आते ही नहीं है, ठीक है ना, फिर भी हमें ये रोग हो जाता है। एग्जांपल के लिए मलेरिया है, टीबी है, जुकाम है, ठीक है। और तीसरा रुधिर द्वारा संचरणीय रोग, तो इसका एग्जांपल क्या है? एड्स है और हेपेटाइटिस है। तो दोस्तों आप इनको साथ साथ में उतारते रहिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जीवाणु जनित रोग, कि जीवाणु के कारण फैलने वाले रोग। और उसका हमारा जो पहला रोग होगा वो होगा टीबी या क्षय रोग। तो मैं इनको मिटा देता हूं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट अपना, पहला रोग जो होगा वो हम पहला पढ़ रहे हैं वो है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, इसके अंदर हमारा पहला जो होगा वो होगा टीबी या क्षय रोग। टीबी या क्षय रोग। तो देखिए किसी भी रोग को, रोग के बारे में जानकारी जुटाने के लिए और उन्हें याद करने के लिए छोटी करना जाकर हम पॉइंटों में रहते हैं। तो वो पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट कि रोगजनक, दूसरा हो जाएगा कि वो संक्रमण, और तीसरा हो जाएगा प्रभावित अंग, और चौथा हो जाएगा प्रतिरक्षीकरण। प्रतिरक्षीकरण, ठीक है, या हम कहें कि उपचार। तो देखिए पहला जो है वो कौन सा है? रोगजनक। कि भाई ये जो टीबी रोग होता है या क्षय रोग होता है उसके रोगजनक का क्या नाम है? तो रोगजनक का नाम क्या होगा दोस्तों? माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। और संक्रमण की ये फैलता किससे है? ये फैलता है खांसने, छींकने, रोगी व्यक्ति के साथ में बातचीत करने तथा लार से ये रोगजनक जो होता है वो फैलता है। किस किस से? कांसने से, छींकने से, बातचीत करने से और लार से। फिर बात आती है कि प्रभावित अंग। ये जो टीबी अगर रोग हो जाए तो उस रोग के अंदर मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्रभावित अंग जो होता है वो होता है फेफड़ा, या हम कहें कि फेफड़े। कौन प्रभावित होते हैं? फेफड़े प्रभावित होते हैं। और जब फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं तो इसका मतलब हमें रोग कौन सा है? टीबी है। और उस टीबी रोग के जो लक्षण होते हैं वो देखिए, लक्षण जो है कि एक तो हमें खांसी आती रहती है, ठीक है। दूसरा कि हमें बहुत तेज बुखार रहता है, या हम कहेंगे उच्च जवर रहता है। क्या रहता है? उच्च जवर। और साथ ही जो हमारे मुख से लार आती है उस लार के साथ में रक्त का भी स्त्राव होने लगता है। लार के साथ रक्त का आना, लार के साथ रक्त का आना, ठीक है दोस्तों। और हमारी जो छाती होती है उसके अंदर भी ऐसा दर्द होता है। अगला लक्षण क्या हो जाएगा? छाती में दर्द, छाती में दर्द, ठीक है। और हमारे शरीर का जो वजन होता है, वेट होता है, उसके अंदर भी क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। यानी कि भार में
कमी। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि टीबी से प्रभावित अंग कौन सा होगा, फेफड़े होंगे, और फेफड़े जब प्रभावित हो जाते हैं टीबी के कारण तो लक्षण कौन कौन से होते हैं, खांसी होती है हमें, उच्च जवर यानी कि बुखार रहता है हमें तेज, लार के साथ में क्या आता रहता है, रक्त का स्त्राव होता रहता है, छाती में क्या होता रहता है, ऐसा दर्द उत्पन्न होता रहता है, और भार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। फिर बात आती है कि प्रतिरक्षीकरण यानी कि उपचार क्या है अगर टीबी रोग हो जाए, तो उपचार जो है कि बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। किसके टीके लगाए जाते हैं दोस्तों, बीसीजी के टीके। अब बात आती है कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कार्टिमल ड्यूरिन। क्या होती है दोस्तों, बेसिलस कार्मेट ड्यूरिन। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होगी, बेसिलस कार्मेट ड्यूरिन, बेसिलस कार्मेट ड्यूरिन, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। तो बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं, साथ ही साथ जो रोगी व्यक्ति होता है उसको स्वस्थ व्यक्ति से क्या रखा जाता है, दूर रखा जाता है। यानी कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है तो उस स्वस्थ व्यक्ति को रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से उसे रोका जाता है। और प्रतिजैविक औषधियां, प्रतिजैविक औषधियां, प्रतिजैविक औषधियों से दी जाती है, ठीक है, और उसी प्रतिजैविक औषधियों से इस रोग की क्या की जाती है, रोकथाम की जाती है। तो ये तो हुआ अपना टीबी या क्षय रोग। तो दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए, टीबी रोग का रोगजनक कौन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। संक्रमण किससे होता है, खांसने से, छींकने से, रोगी व्यक्ति के साथ बातचीत करने से तथा लार से। प्रभावित अंग कौन सा होता है टीबी से, फेफड़े होते हैं। लक्षण कौन कौन से आते हैं, खांसी होती है हमें, उच्च बुखार रहता है, लार के साथ में रक्त का स्त्राव होता रहता है, और छाती में ऐसा दर्द उत्पन्न होता है, और बाहर में क्या जाती है, कमी आ जाती है। और प्रतिरक्षीकरण यानी कि उपचार क्या है इसका, कि बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं, और बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस कार्मेट ड्यूरिन, ठीक है। और साथ ही साथ प्रतिजैविक औषधियां भी काम में ली जाती है। और प्रतिजैविक औषधियों में एक मैं बता देता हूं आपको, रिम्फासिन प्लस आइसोनियासिन, रिम्फासिन आइसोनियासिन एक औषधि है, प्रतिजैविक औषधि है, इसका उपयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे रोग की तरफ, और हमारा जो दूसरा रोग रहेगा वो रहेगा टीबी के बाद में डिप्थीरिया। कौन सा रहेगा, डिप्थीरिया। तो देखिए मिटा देता हूं इसको मैं, नंबर 2 रोग जो है कौन सा है दोस्तों, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। देखिए डिप्थीरिया रोग का रोगजनक क्या होगा, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। कौन सा होगा दोस्तों, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है दोस्तों। अब आता है कि ये संक्रमण, ये रोग कैसे फैलता है। फैलने का एक कारण है कि लार की छोटी बूंदों से, लार की छोटी छोटी बूंदों से, और तीसरा जो इसका होगा कि रोगजनक हो गया, संक्रमण हो गया, और इसके लक्षण क्या होंगे कि जो गला होता है वो खट्टा हो जाता है। गला जो होता है वो क्या हो जाता है, खट्टा। गला क्या हो जाएगा अपना, खट्टा हो जाएगा, या हम कहेंगे कि गले में कुछ अर्ध ठोस सा में रहता है, महसूस होता है, तो गला खट्टा हो जाता है। फिर देखिए प्रतिरक्षीकरण, इसका प्रतिरक्षीकरण या हम कहें उपचार,
तो देखिए उपचार जो है इसका वो क्या होगा, डीपीटी के टीके, इसके टीके दोस्तों डीपीटी के टीके। अब देखिए डीपीटी इनके अलग अलग नाम ही हैं। डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्टुसिस और टी का मतलब टिटेनस, यानी कि इसको ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिपल एंटीजन भी इसको कहा जाता है। और टीके किसके लगाए जाएंगे, डीपीटी के टीके लगाए जाएंगे। और जो मानव में जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके जब शिशु का जन्म होता है प्रसव के बाद, तो 6 महीने की आयु में, कितने महीने की आयु में, 6 महीने की आयु में डीपीटी का टीका उनको लगाया जाता है। डीपीटी टीका लगाया जाता है। ठीक है, शिशुओं के अंदर है, किसके अंदर है, शिशुओं के अंदर। शिशुओं में 6 महीने की आयु में डीपीटी के टीके लगाए जाते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, डिप्थीरिया रोग में क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। संक्रमण क्या है कि लार की छोटी छोटी बूंदों से ये फैल जाता है। लक्षण क्या है कि हमारा गला जो होता है वो खट्टा हो जाता है। ठीक है, और प्रत्यक्षीकरण या उपचार क्या है कि डीपीटी के टीके लगाए जाते हैं। और डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, डी का मतलब क्या है, डिप्थीरिया, पी का मतलब क्या है, पर्टुसिस, और टी का मतलब क्या है, टिटेनस। ठीक है ना, इसलिए इन तीनों को मिलाकर क्या कहा गया, ट्रिपल एंटीजन। क्या कहा गया, ट्रिपल एंटीजन। और शिशुओं के अंदर ये 6 महीने की आयु में डीपीटी के टीके लगाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहिए। धन्यवाद।